नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ज़ीकून में। आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी पीसीएस की प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट 1 भी हमारे चैनल पर आ चुका है, तो आप लोग वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस पे हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस में 2010 से लेकर के 2023 तक के कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। ये 2010 और 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, दोनों साल सेम क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखते हैं। टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इमिशन इज। ये कह रहा है कि आज प्रेजेंट में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है। हमें पता है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा CO2 रिलीज होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल इन 2020, 2020 में जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है। चाइना। कितना कंट्रीब्यूट करता है, जितना वर्ल्ड में टोटल कार्बन इमिशन होता है उसका 28% चाइना अकेले ही करता है। सोचिए कितना ज़्यादा करता है। दूसरे नंबर पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट 15% करता है। तीसरे पे इंडिया आता है। इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा, तीसरे पे आता है। कितना करता है, 7%। जितना भी वर्ल्ड में टोटल कार्बन इमिशन होता है उसका 7% इंडिया करता है। रशिया चौथे स्थान पे है 5%, जहाँ पे जापान 5वें स्थान पे है 3% से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहले पे चाइना है, दूसरे पे यूएस है, तीसरे पे इंडिया है। इंडिया थर्ड नंबर पे है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉज पॉस्टुलेटेड बाई। ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर जोसेफ फॉरियर। जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेप्ट दिया था। ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस पॉस्टुलेटेड बाई जोसेफ फॉरियर, कब, 1824 में, ठीक है। चलिए 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग अ ग्रीन हाउस गैस कॉज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कह रहा है कि इनमें से नेचुरल ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। तो इसका आंसर है वाटर वेपर। वाटर वेपर नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। ये देखते हैं, डी वाटर वेपर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस। ये कह रहा है इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमें पता है मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डी, ठीक। 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन टू कलेक्ट डेटा ऑन वर्ल्ड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि किस कंट्री के पास ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन नहीं है। तो किस कंट्री के पास ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन नहीं है, इंडिया। इंडिया के पास अभी ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन GAWS नहीं है। ये देखते हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट करता है, सिस्टमेटिक एंड रिलायबल ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट। Currently, GAW coordinate activities and data from 32 global station, but at present in India there is no GAW station. अभी क्या है, प्रेजेंट में इंडिया में कोई भी GAW स्टेशन नहीं है। याद रखिएगा, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन भारत में अभी कोई नहीं है, ठीक है। चलिए 2012 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम इफेक्टिव ऑन। ये कह रहा है कि जो UNCCC है, जो कि मोर देन 50 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड किया गया है, वो इफेक्टिव कब हुआ। UNCCC यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 50 से अधिक कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड किया गया, वो इफेक्टिव मतलब इन इफेक्ट कब आया था। तो इसका आंसर होगा 21 मार्च 1994 में, ठीक है। 21 मार्च 1994 में UNCCC इफेक्ट में आया था। ये देखते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC was negotiated at Earth Summit in Rio de Janeiro from 3 to 14 March 1992 and came into force on 21st March 1994. ये याद रखिएगा। इन्फोर्स कब हुआ था, 1994 में। करेंटली इट हैज़ रेटिफाइड बाय 197। जब ये इन्फोर्स हुआ था उस टाइम में से 50 कंट्रीज़ इसको रेटिफाइड की थी, बट अभी प्रेजेंट में क्या है, 197 कंट्रीज़ इसको रेटिफाइड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 2012 का क्वेश्चन फिर, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, बट नाइट्रोजन नहीं है।
डी, ठीक है। 2012 का सेम क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 2012 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एवरेज इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। ये कह रहा है कि लास्ट सेंचुरी में अर्थ के टेम्परेचर में एवरेज इंक्रीज कितने का आया था? तो हमें पता है 0.8 डिग्री सेल्सियस लास्ट सेंचुरी में एवरेज इंक्रीज टेम्परेचर में आया था अर्थ के, ठीक है। ये देखते हैं, ये 0.8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी 0.8 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। 2013 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली। ये कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रीब्यूट नहीं करता है? मीथेन करता है, वाटर वेपर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, बट ऑक्साइड ऑफ सल्फर नहीं करता है। आइए देखो, ऑक्साइड ऑफ सल्फर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली, वाइल अदर गैसेस गिव ऑप्शन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। चलिए 2013 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यही गलत हो गया। डर्बन कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि UNFCCC, अभी पीछे हमने जो डिस्कस किया UNFCCC, ये उसमें स्टेब्लिश्ड हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड। आइए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इट वुड सपोर्ट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इन डेवलपिंग नेशन, सही है। द डेवलप्ड नेशन वुड प्रोवाइड द फंड, सही है। फंड विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 2014, ये भी सही है, ठीक है। ये गलत होगा, ये देखते हैं सॉल्यूशन। ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर्मली established ड्यूरिंग 2010 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन कैनकम, मैक्सिको, ठीक। It is funded with the framework of UNFCCC, founded as a machine to assist developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. GCF is based in, GCF कहाँ पे based है? न्यू सोंगडो डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंगसन, साउथ कोरिया. It is intended to be the centerpiece of effort to raise climate finance of $100 billion a year by 2020. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, क्लाइमेट चेंज किसके द्वारा कॉज होता है? ग्रीन हाउस गैस, सही है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, सही है। पॉल्यूशन, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। ग्रीन हाउस गैस एंड पॉल्यूशन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके होता है? ओजोन डिप्लेशन के लिए, वेल डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक। समझ में आया ना? चलिए, ये सब बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस। देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। अमोनिया एंड ओजोन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ये होगा। हाँ ये सही है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखो वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है? देखिए वाटर वेपर सबसे ज़्यादा, पीछे क्वेश्चन हमने देखा ना 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर 0.1 से 0.4%, ठीक। चलिए 2015 का क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज इन्हांस्ड इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू। ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ता है किस रीज़न की वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, ओजोन नहीं, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं। देखो बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय इन्वायरमेंटल गैस। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2015 का क्वेश्चन, हु हैड सजेस्टेड दैट शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सेस इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेटिक चेंज। ये कह रहा है किसने ये सजेस्ट किया था कि अर्थ अपने एक्सेस पे जो शिफ्ट होती है, हमें पता है ना कि अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट होती है, तो ये जो शिफ्टिंग है वो एक फैक्टर है किसका? क्लाइमेटिक चेंज का। ऐसा किसने कहा था? तो मिल्थन मिलैंकोइक ने ये कहा था कि अर्थ जो अपने एक्सेस पे शिफ्ट होती है वो एक फैक्टर है क्लाइमेटिक चेंज का। बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्थ्स मूवमेंट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज।
1920 में सर्बियन जियोफिजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर मिल्थन मिल्कनोविक, कहाँ गया, सर्बिया के, याद रखिएगा, theorized that variation in eccentricity, axial tilt and precession of Earth's orbit result in the cyclical variation in the solar radiation reaching the Earth. This orbital forcing influence climatic pattern on Earth. ठीक, चलिए 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। फिर ग्रीन हाउस गैस का ही पूछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होता ही है, CH4 मतलब कि इसको मीथेन, मीथेन भी है, ठीक है। O2 नहीं होगा, NO2, NO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड। आइए देखते हैं, greenhouse gas in an atmosphere is a gas that absorb and emit radiation within the thermal infrared range. greenhouse gas क्या होता है, वो गैस जो एब्जॉर्व करता है और एमिट करता है रेडिएशन, कहाँ पे, थर्मल इन विद इन थर्मल इंफ्रारेड रेंज, ठीक है। दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है। तो ये जो है O2, ये ध्यान दीजिएगा, O2 ओजोन नहीं होता, ओजोन O3 होता है, तो O2 नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस, ठीक। चलिए 2016 का क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड इन, ये कह रहा है भारत का पहला नेशनल एक्शन प्लान किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, कब रिलीज हुआ था, 2008 में, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज वाज रिलीज्ड इन जून 2008, किसके द्वारा, बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। 2016 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 मिशन अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी हमने देखा ना, नेशनल एक्शन प्लान भारत का पहला कब रिलीज हुआ था, 2008 में, उसमें 8 मिशन था, ठीक है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन, ये 8 जो मिशन है उनमें वो नहीं है। तो हमें पता है न्यूक्लियर पावर ये 8 मिशन के अंडर में नहीं आता है, सोलर पावर है, एफॉरेस्टेशन है, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जेशन है, बट न्यूक्लियर पावर ये 8 मिशन के अंडर में नहीं आया। आइए देखते हैं, सी, ठीक। चलिए 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीथेन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट आर्गन नहीं होगा। सी, layer of greenhouse gases, namely carbon dioxide, methane, nitrous oxide, act as thermal blanket for the earth, absorbing heat and warming the surface, known as global warming, ठीक। हेंस आर्गन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, आर्गन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, याद रखिएगा। 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज का प्राइमरी कॉज पूछा है, आइए देखते हैं। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हाँ। एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्राइवन बाय ऑयल, ये भी सही है। इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर्स, ये गलत है। क्लाइमेटिक चेंज का ये कॉज होगा ही नहीं, सोलर फ्लेयर्स बढ़ रहे हैं उनकी वजह से क्लाइमेट पे कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता, ये प्राइमरी कॉज नहीं है। हैवी डिफॉरेस्टेशन, ये भी होगा, मतलब 1 2 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो, देर आर 2 प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, फैक्टर्स दैट इंक्रीज कार्बन एमिशन, वो फैक्टर जो कार्बन एमिशंस को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा क्या होगा, फैक्टर्स दैट इंक्रीज कार्बन एब्जॉर्प्शन, वो फैक्टर्स जो कार्बन, मतलब कि कार्बन से ही होगा, जो एब्जॉर्व करते हैं, वो भी एक प्राइमरी फैक्टर होंगे क्लाइमेट चेंज पे, और जो इमिट करते हैं कार्बन, वो भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन कार्बन एमिशन इंक्लूड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्राइवन बाय ऑयल etc, while the carbon absorption rate is declining due to excessive deforestation. Therefore, carbon concentration are increasing in the atmosphere, which is affecting the climate by increasing the greenhouse effect, ठीक है। NASA and other studies do not consider the solar flare as major cause of climatic change. NASA और भी स्टडीज सोलर फ्लेयर को कोई सोलर फ्लेयर को क्लाइमेटिक चेंज का कॉज नहीं मानती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, हमें पता है क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। चलो 2017 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, प्रोपेन नहीं है, सी, ठीक। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इसको आप इतनी बारी पढ़ लेंगे कि ये याद हो जाएगा आपको। सब्सटीट्यूटिंग प्रोपेन फॉर अदर फ्यूल सच एज गैसोलिन एंड फ्यूल ऑयल इज एन इकोनॉमिकल एंड वायबल स्टेप टुवर्ड्स क्लीनर एयर। यूजिंग प्रोपेन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। चलिए
2017 का क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ इंडिया अमंग 58 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एज पर 27 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द जर्मन वॉच। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मन वॉच द्वारा जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है उसमें भारत का कौन सा प्लेस था। 2017 में भारत का कौन सा प्लेस था, 58 कंट्रीज टोटल थी, उनमें से इंडिया का कौन सा प्लेस था। तो इसका आंसर होगा डी 20। भारत का 20वां पोजीशन था CCPI में। आइए देखते हैं, 2017 में भारत 20वें स्थान पे था 58 कंट्रीज में, किसमें, CCPI में। इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज होता है, जर्मन वॉच द्वारा, जो कि क्या है, एक इंडिपेंडेंट जर्मन NGO है। इंडिया 14th और 11th रैंक, 2018 में 14th रैंक पे थी और 2019 में 11वें रैंक पे थी। देखिए 2017 में 20वें रैंक पे थी, जहाँ पे CCPI 2021 में भारत का रैंक 10वां था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2017 का क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजन फॉर्म में, तो आइए पहले असर्शन देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। हाँ ये तो सही है, क्लाइमेट चेंज से सोशल टेंशन भारत में हो रही है, मतलब कि असर्शन सही है। रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट विल हैव सीरियस रिपरकशन ऑन फूड सिक्योरिटी। ये भी सही है। सोशल क्लाइमेट चेंज से सोशल टेंशन भारत में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेदर चेंज हो रहा है इससे फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही रीज़न है कि सोशल टेंशन हो रहा है, तो इसका ए आंसर होगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, देर आर मेनी एविडेंस अवेलेबल विच प्रूव दैट क्लाइमेट चेंज हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। Therefore, possibility of more complex situation in the future cannot be denied. Agriculture sector is most affected by extreme weather condition which raise the question of food security. In case of food insecurity, there is tendency for control over unnecessary food storage which ultimately leads to social stress. Thus, food insecurity is also a major factor of social stress. ठीक, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ही सोशल स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन, गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैडी फील्ड एंड इज इन्वॉल्व इन द ग्लोबल वार्मिंग। पैडी फील्ड से कौन सा गैस रिलीज होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में भी इन्वॉल्व है, तो मीथेन। हमें पता है पैडी फील्ड से सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है, बी। ठीक, फिर 2017 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पूछा है। एक साइड ग्रीन हाउस गैसेस पूछा है, दूसरे साइड सोर्सेस पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही है। CFC ऑटोमोबाइल्स गलत है, ये तो मैन मेड लिक्विड, CFC मैन मेड गैस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड वाटर लॉस्ट पैडी फील्ड, ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक किल्न्स, ये भी सही है। आइए देखते हैं, CFC क्या है, मैन मेड गैसियस है एंड लिक्विफाइड मटेरियल मेड फ्रॉम कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन which is used as a refrigerant in refrigerator and air conditioning devices. CFC क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओजोन डिप्लेशन एटमॉस्फेयर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ए। ठीक, 2018 मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम, मीथेन कहाँ से इमिट होता है, पैडी फील्ड ओनली कर दिया। हाँ पैडी फील्ड से होता है बट ओनली नहीं, ऐसा नहीं है, टर्मिट्री ओनली नहीं, दोनों से होता है, सी आंसर होगा। Methane emitted by natural resources such as wetland as well as human activities. Natural resources, wetland are the largest source emitting CH4 from bacteria that decomposes organic material in the absence of oxygen. Smaller sources include termites, oceans, sediments, volcanoes, and wildfires. Human-induced agriculture, इंडस्ट्री, वेस्ट फ्रॉम होम एंड बिजनेस, वेस्ट इन लैंडफिल्स। ठीक है, इन सारी जगहों से मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक, चलिए 2018 का क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज। अभी हमने देखा 2008 में, 30 जून 2008। ठीक, 2019 का क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक एक्शन प्लान 2019 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क में। देखो हेडक्वार्टर ऑफ UN न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था 23 सितंबर 2019 में। ठीक है, समिट वॉज कन्वेंटेड ऑन द थीम क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन। ये समिट का थीम था जो 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ, 2019 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क में।
ये 2019 का क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, जिसको डीसीओ भी कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है डीसीओ, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, सही है, ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है, किस लिए, टू आउटरीच रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। इट कंडक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम, ये भी स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, डीसीओ के बारे में, सी आंसर होगा। ये देखते हैं। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, global community of more than 1,000 scientists on 10-year quest to understand quantity, movement, form and origin of carbon in earth। ये जो डीसी और डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ये मोर देन 1,000 साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने मिल करके 10 साल तक रिसर्च किया था, किस पे, क्वांटिटी, मूवमेंट, फॉर्म एंड ओरिजिन ऑफ कार्बन इन अर्थ, अर्थ पे कार्बन के इन सारी चीज़ों को पढ़े थे, ठीक है। फ्रॉम 2009 टू 10, 2009 से 2010, 10 साल, 2009 से 2019, 10 साल, ठीक है। डीसीओ साइंस वॉज कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 4 ब्रॉड थीम। अब जो ये डीसीओ साइंस था, ये 4 थीम्स पे डिवाइड हुआ था, किस पे, एक्सट्रीम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रिजर्वायर एंड फ्लक्सेस, डीप एनर्जी और डीप लाइफ। ये इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, ये चारों का नाम बस आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, सबको पता है, मीथेन। 2019 का क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, आइए देखते हैं। कार्टेगना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल ओजोन लेयर, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सेव वाटर, ये गलत है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज पे है, ठीक। देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। देखो 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इनमें से क्या क्या होगा। राइज इन सी लेवल होता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीज भी स्प्रेड होंगे। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, ये चारों होता है, डी आंसर होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का ये चारों इम्पैक्ट है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज विच पॉजेज सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। rise in sea level, melting of glaciers, spread of disease and bleaching of coral reefs are the impact of global warming, ठीक। ये सारे इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर क्या होता, -18 डिग्री सेल्सियस। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ शुड बी 18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस। मेन ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेट जीरो गोल फॉर 2050 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि जो नेट जीरो गोल है 2050 तक का, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है सही है या गलत है। आइए देखते हैं क्या करके। इट मीन्स दैट अ कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो बाई 2050, गलत है, ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट अ कंट्रीज इमिशन विल बी कंपनसेटेड बाई एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये सही है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि कंट्रीज इमिशन विल बी कंपनसेटेड बाई एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये स्टेटमेंट सही है। ये देखते हैं। देखो, नेट जीरो इमिशन क्या रिफर करता है, अचीविंग एन ओवरऑल बैलेंस बिटवीन ग्रीन हाउस गैस इमिशन टेकन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेट जीरो विच इज ऑल्सो रिफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो। ऐसा नहीं है कि कंट्री, ऐसा नहीं है कि इमिशन पूरा जीरो हो जाएगा। इसका क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी। नेट जीरो का मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी है, ना कि इमिशंस को जीरो कर देना। Rather, net zero is a state in which as countries emission are compensated by absorption and removal of greenhouse gas from the atmosphere, ठीक। Absorption of emission can be increased by creating more carbon sink। कैसे हो सकता है, कार्बन सिंक जो होते हैं उनको और भी ज़्यादा जनरेट करके कार्बन सिंक कैसे बनेंगे, फॉरेस्ट्स वगैरह से। वाइल द रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कैसे हो सकता है, फ्यूरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज से, ठीक। This way, it is even possible for a country to have negative emission if the absorption and removal exceeds the actual emission. Good example क्या है इसका, भूटान, ठीक है। चलिए
2021 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? अलाउ द कंपनी दैट होल्ड इट टू इमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। वन क्रेडिट परमिट द इमिशन ऑफ मास इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? 11 दिसंबर 1997। Owing to complex ratification process, it entered into the force on 16 February 2005। ठीक, अभी प्रेजेंट में 192 पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओजोन लेयर। आइए देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन 2010 से 2023 तक में यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। ठीक, देखिए 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आर ओजोन डिप्लेटिंग। ये कह रहा है इनमें से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से है, देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाँ है। हेलेंस है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी होगा। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये तीनों ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं। आइए देखते हैं। Chlorofluorocarbons, halons, and carbon tetrachloride all are ozone depleting substances. All these substances are banned after the Montreal Protocol. Montreal Protocol के बाद ये तीनों substances को बैन कर दिया गया। ठीक है, चलिए 2012 का क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली इन, ओजोन लेयर कहाँ फाउंड होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, 2013 का, रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। ये कह रहा है कि जो ओजोन जो रेडिएशन एब्जॉर्व करता है उस रेडिएशन को क्या कहते हैं? यूवी रेडिएशन को ओजोन एब्जॉर्व करता है। ठीक है, सी। ओजोन O3 molecule formed by 3 atom of oxygen, while O2 which we normally refers to oxygen is essential for all aerobic form of life. Ozone is deadly poison. However, at higher level of the atmosphere, ozone perform essential function. It shield the surface of earth from UV rays. सन से जो यूवी रेज निकलते हैं उनको ओजोन एब्जॉर्व कर लेती है और अर्थ को प्रोटेक्ट रखती है। ठीक, दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म एंड इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। ये यूवी रे है, अगर ओजोन इनको एब्जॉर्व नहीं करेगी तो इससे क्या होगा? डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक, चलिए 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर अंटार्कटिक। ये कह रहा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है, किस साइंटिस्ट की टीम ने पहली बार ये डिस्कवर किया था? ब्रिटिश टीम। ब्रिटिश टीम डिस्कवर किए थे ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका कब? 1985 में, जिस यूजिंग टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड ओजोन हेलो ओवर तिब्बतन प्लेट्यू इन 2005। ये कह रहा है 2005 में किसने डिस्कवर किया था ओजोन होल ओवर तिब्बतन प्लेट्यू? तो इसका आंसर होगा G.W. केंट मोर ने। इन द लीडरशिप ऑफ G.W. केंट मोर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 2005 researcher discovered ozone hole over Tibetan plateau। 2014 का क्वेश्चन है, ओजोन प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर। ओजोन किसे प्रोटेक्ट करता है? अभी हमने देखा यूवी रेज से। 2014 ओजोन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर। फिर 2014 का क्वेश्चन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो कि सन से आता है उससे क्या होता है? पीछे हमने देखा स्किन कैंसर। ठीक है, यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। एक्सपोजर टू यूवी रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज जेनेटिक mutation which can cause skin cancer. UV rays of sun are categorized as UVA, UVB, UVC. First two types UV rays are harmful to skin. जो UVA और UVB है ये स्किन के लिए हार्मफुल होता है, जहाँ पे UVC एक्सट्रीमली डेंजरस, हाउएवर इट डज नॉट रीच द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये जो UVC है वो तो एक्सट्रीमली डेंजर है, वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुँच सकता। 2015 अब देखो फिर से पूछ लिया ओजोन डे 16 सितंबर 2016 का, ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, ये देखो किसके द्वारा? CFC। देखो ओजोन डिप्लेशन ऑकर्स व्हेन CFC आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CFC जब बहुत ज़्यादा होगा तो ओजोन डिप्लेट होने लगेगा। ओजोन डिप्लेशन होगा तो यूवी रेज डायरेक्टली आ जाएंगे, क्योंकि सन से यूवी रेज निकलती हैं जिसको एब्जॉर्व कौन करता है? ओजोन लेयर। जब ये डिप्लेट हो रहा है तो डायरेक्टली आ जाएगा अर्थ सरफेस पे, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, these gases through several chemical reaction causes the ozone molecule to break down, reducing ozone UV radiation absorbing capacity। चलिए
2016 का क्वेश्चन, इन स्ट्रेटोस्फेयर लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर वेरीज सीजनली, सीजनली जो ओजोन लेयर का थिकनेस है वो चेंज होता रहता है। इट्स थिकनेस इज हाईएस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग, लोएस्ट कब होता है? रेन के टाइम पे। ठीक है। ओजोन लेयर को मेजर किस में करते हैं? DU, डॉप्सन यूनिट में। एक डॉप्सन यूनिट बराबर 0.01 mm थिकनेस ऑफ प्योर ओजोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर। 2018, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको यूवी रेज भी कहते हैं फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है जो सनलाइट से यूवी रेज निकलते हैं वो एक रिएक्शन फॉर्म करता है, उस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर होगा O3। उस रिएक्शन से O3 प्रोड्यूस होता है। ये देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्म नेचुरली बाय केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर अल्ट्रावायलेट रेज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस पे देखते हैं कि यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन है, वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 कहाँ पे हुआ था? पीटर्सबर्ग में। द फर्स्ट वर्ल्ड टाइगर समिट जो कि 2010 में हुआ था 21 से 24 नवंबर, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है, याद रखिएगा। 2011, as part of wildlife conservation effort in Nepal and India, new association by the name SAVE was launched recently. Objective of SAVE is to conserve, ये कह रहा है भारत और नेपाल के बीच में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक एसोसिएशन स्टार्ट हुआ है सेव नाम से। तो वो जो सेव है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसको कंजर्व करना? वल्चर, टाइगर, पैरेट या एलिफेंट? इसका आंसर होगा टाइगर। एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन नेपाल एंड इंडिया, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि नेपाल और इंडिया कॉमन में कौन सा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉन्च हुआ है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट जो नया एसोसिएशन है उसका नाम क्या है? सेव, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइगर्स को कंजर्व करना। तिब्बतियन बुद्धिस्ट यूज टाइगर स्किन फॉर द डेकोरेशन एंड एज अ सीट वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टाइगर हंटिंग केसेस। इंडिया एंड नेपाल ज्वाइंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। अभी मैं बोली ना कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से लेकर के। तो नाम याद रखिएगा सेव। इसका मेन एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइगर को कंजर्व करना। कब बनाए थे? जुलाई 2010 में, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। चलो 2011 का क्वेश्चन, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द वेरी डेंस फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भारत में कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितना? 21,058 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। मध्य प्रदेश में 6,665, जहाँ कि महाराष्ट्र में 8,734, उड़ीसा में 7,213। ठीक। 2011 का क्वेश्चन है, मेन कॉज फॉर द फॉरेस्ट लॉस, रोड डेवलपमेंट, रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो अगर कॉजेस पूछे तो कॉजेस तो चारों होगा, बट इसमें मेन कॉज पूछा है, मेन कॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। मेन कॉज फॉर द फॉरेस्ट लॉस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कंसर्निंग द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज हाईएस्ट इन। अगर जोग्राफिकल एरिया के देखें मतलब कि जितना स्टेट का जोग्राफी है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज का फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है? तो ये मिज़ोरम में है। मतलब कि मिज़ोरम के जो जोग्राफिकल एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। देखो मिज़ोरम में 2017 में देखेंगे तो मिज़ोरम का 86% फॉरेस्ट में ही कवर है, 2019 में 85% हो गया था। अरुणाचल प्रदेश में 79, नागालैंड 75, मेघालय 76। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ यूपी इन 2011 वॉज अराउंड इट। ये कह रहा है 2011 में भारत में कितना प्रतिशत फॉरेस्ट एरिया में कवर था? सॉरी, उत्तर प्रदेश का कितना एरिया फॉरेस्ट एरिया में कवर था? तो 7%। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 एंड 19,
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन यूपी 16,582 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि नियर अबाउट 7% है उसके टोटल एरिया के बराबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, ये एक स्कीम है अपना वन अपना धन स्कीम, ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। क्या? अपना वन अपना धन, हिमाचल प्रदेश। देखो, अपना वन अपना धन स्कीम हिमाचल प्रदेश में। इसका एम क्या था? प्रमोट एफॉरेस्टेशन। 2013 का क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज सिचुएटेड एट, ये कह रहा है कि जो नेशनल ब्यूरो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ये ब्यूरो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोड्यूस्ड which was established in 1976 was renamed as National Bureau of Plant Genetic Resources। पहले इसका नाम क्या था? जो अभी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसका पहला नाम था नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, हेडक्वार्टर का है? न्यू दिल्ली में है। ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज नोडल एजेंसी फॉर एक्टिविटीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन एंड जर्म प्लाज्म ऑगमेंटेशन फॉर यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। 10 रीजनल स्टेशन है, कहाँ कहाँ पे? शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर। ठीक है, 10 का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट? अभी पीछे हमने देखा ना, ऐसे स्टेट में इंडिया में पूछा था, अब यहाँ पे कंट्री पूछ लिया है कि किस कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का हाइएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट के अंदर में है। तो इसका आंसर होगा जापान। देखो, जापान का 68% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है, इंडोनेशिया का 51%, इंडिया 23%, चाइना 22%। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस जगह पे प्लांट और एनिमल की ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है? टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में। देखो, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल का कहाँ पाया जाएगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी, ये कह रहा है इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए? तो 33% एरिया फॉरेस्ट के अंदर कवर होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। सी, ठीक। 2015 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट? ये कह रहा है इनमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है? मालवा प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, छोटानागपुर प्लेट्यू। तो वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ फाउंड हो रहा है? किस एरियाज में फाउंड होता है? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती रहती है, रेनफॉल होता है, और टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दे ऑक्यूपाई अबाउट 7% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस एंड हार्बर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दे आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर, नियर इक्वेटर ऐसे एरियाज फाउंड होते हैं। In India, evergreen forests are found on Western Ghat, North East India and Andaman Nicobar Island। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किसके द्वारा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक, 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन इंडिया? अभी पीछे देखा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन इंडिया। 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन टू मेंटेन फॉरेस्ट ऑन 60% लैंड ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया? ये कह रहा है 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कंट्री ने ये रिजोल्यूशन पास किया है कि जितना उसका जोग्राफिकल एरिया उसका 60% फॉरेस्ट कवर वो मेंटेन करेगा? भूटान ने, ये रिजोल्यूशन भूटान का है। Government of Bhutan passed a resolution to maintain forest on 60% land of its geographical area. Presently, around 84% of its territory is covered with forest. ठीक, ये भी 2016 का क्वेश्चन। Which one of the following has protected mangrove region? ये कह रहा है protected mangrove region कहाँ पे है? गोवा में। चोराव आइलैंड ऑफ गोवा प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन। ठीक है, 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस साल में? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भारत सरकार किस साल में इनैक्ट की थी? 1980 में।
2017 का हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन 2015। ये क्या कह रहा है कि 2015 में किस स्टेट के जोग्राफिकल एरिया का लार्जेस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट के अंडर में कवर है। अभी हमने पीछे देखा क्या होगा, मिजोरम। ठीक, 2018 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्रीज अंडर फॉरेस्ट। ये कह रहा है भारत का कितना एरिया फॉरेस्ट में कवर है, 21.54। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये भी ध्यान दीजिएगा, 2017-2019। इंडिया हैज़ 21.54% एंड 21.67% फॉरेस्ट कवर। 2017 के अकॉर्डिंग कितना है, 21.54, और 2019 के अकॉर्डिंग कितना है, 21.67। ठीक, चलिए 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड एक्सटिंक्शन। ये कह रहा है वाइल्ड एक्सटिंक्शन का मेजर कॉज क्या नहीं है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ये तो है, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट ये भी है, इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी मेजर कॉज है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है, ये नहीं होगा। देखो, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट ये सब क्या है, मेजर कॉज है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का, जहाँ पे फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये कोई कॉज ही नहीं है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का। ठीक है, चलिए 2021 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। ईपीए किस ईयर में पास हुआ था, 1986 में। ठीक है, देखो तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। सेकंड पार्ट भी ईवीएस का हमारा कंप्लीट हुआ। हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट और लेकर के आएँ जिससे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जितना भी यूपीपीसीएस में पीवाईक्यूज पूछा है 2010 से 2023 विद सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।